अरे आप जितना दिमाग इस पे लगाते हो, कंसंट्रेट होके पढ़ोगे तो रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने सुना है क्या? क्या सुना है भाई? दिख रहा है सबको? हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? तुमने सुना है क्या भाई? मैं पढ़ नहीं रह पाया। क्या सुना है भाई? स्टेटर रूल से सवाल जेई में एडवांस में तुम एफएम पे सुनते हो क्या भाई? हाँ, एफएम पे सुनते हो क्या? जो मैं बता रहा हूँ सुना करो। सुनने से क्या होता है? आप जेई की प्रॉब्लम में जाके देखो। ठीक है, तो आगे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पिछली क्लास में मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। रिकैप फैक्टर्स में मैंने बताया था जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एलिमेंट पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, ईएन वैल्यू भी बढ़ती है, क्योंकि ईएन वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, राइट। तो जैसे चाहे परमानेंट चार्ज बढ़े या फिर फॉर्मल चार्ज बढ़े, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से ईएन वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? आवाज क्लियर है मेरी? अब आगे देखिए। आगे क्या है? ये कहा जाता है कि जैसे कोई भी हम बॉन्ड के नेचर ऑफ बॉन्ड को अगर बताते हैं, जैसे कोई भी ए और बी के बीच में बॉन्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईएन वैल्यू क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। तो बोला जाता है जो बॉन्ड का नेचर है, इसका जो नेचर है, नेचर में हम दो केस बोलते हैं, या तो बॉन्ड नेचर में आयनिक होता है या कोवेलेंट होता है। ठीक है, कोवेलेंट होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, नेचर की बेसिस पे बोलते हैं तो कहते हैं कि शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट होता है, और अगर ट्रांसफरेंस से बॉन्ड बनता है तो आयनिक बनता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इट इज रिपोर्टेड दैट नो केमिकल बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड 100% कोवेलेंट। नो केमिकल बॉन्ड, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, इज 100% आयनिक, ना ही कोई केमिकल बॉन्ड 100% आयनिक होता है और 100% कोवेलेंट होता है, उसमें दोनों परसेंटेज होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट, नो केमिकल बॉन्ड इज 100% आयनिक, 100% कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल हम देखें, H2 मॉलिक्यूल आप सभी जानते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल में अगर हम यहाँ पे देखें, H2 मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं कि दोनों में ईएन वैल्यू डिफरेंस 0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें H2 मॉलिक्यूल बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब इसमें पोलरिटी 0 होगी। पोलरिटी 0 का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर हम बोलते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम इसका है, तो हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली बोल रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि इसका भी, इसमें जो है इस बॉन्ड में 98% कोवेलेंट करेक्टर है और 2% आयनिक करेक्टर है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती।
अगर कोई गैस आइडियल होती तो क्या होता, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाता। ठीक है, क्लियर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाता। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि 100% बॉन्ड आपका कोवलेंट आयनिक नहीं है। क्लियर। क्लियर। तो ऐसे ही अगर हम HCl की बात करें तो HCl में हम बोलते हैं कि ये इसमें पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल है। तो कहीं ना कहीं इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें देखा गया 83% कोवलेंट कैरेक्टर होता है, 83% कोवलेंट कैरेक्टर होता है, 17% आयनिक कैरेक्टर होता है। तो एक्सपेरिमेंटली कोई भी मॉलिक्यूल, ये तो HCl में तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, लेकिन हम H2 मॉलिक्यूल में या O2 मॉलिक्यूल में थ्योरेटिकली बोलें तो कहते हैं कि यहाँ पे 0% आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन ये थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली सही नहीं है। जब सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। इवन अगर आपको बोला जाए, ठीक है, इवन आपको बोला जाए कि जब बताइए कि कोई ऐसी गैस है जो आइडियल है, आइडियल गैस वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा। तो कहते हैं कि कोई भी गैस आइडियल नहीं, ऑल गैसेस आर रियल। रियल गैस का मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। नोबल गैस, अब नोबल गैस में बोले तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होना चाहिए। थ्योरेटिकली इट कैन बी 0 बट प्रैक्टिकली इट इज नेवर बी 0। इसलिए कहते हैं तो नोबल गैस में तो हमें बॉन्ड मिलेगा नहीं, नोबल गैस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट नो केमिकल बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड 100% कोवेलेंट। ठीक है, तो ये बात जो है लिखी गई है, ये बात 100% सही है। प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकली बोल सकते हैं इट इज हैविंग 100%, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल इज हैविंग 100% कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन ये थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली सही नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना, लेकिन थ्योरेटिकली इट इज ट्रू। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बोलेंगे तो फिर अगर 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो ये गैस आइडियल हो जानी चाहिए ना। क्लियर। लेकिन गैस आइडियल नहीं है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। तो इसी बात को सभी बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। जिस बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जिस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे HCl, आपको लगता है कि ये इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्योंकि 83% कोवेलेंट कैरेक्टर है और 17% आयनिक कैरेक्टर है, तो HCl इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। H2 इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। NaCl, अब NaCl में अगर हम जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि कैटायन एनायन, उसमें बोलते हैं कि 95% आयनिक कैरेक्टर है और 5% कोवेलेंट कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई NaCl इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहा जाता है, या देखिएगा, उसने बोला है, या देखिएगा, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिटी का एप्लीकेशन लगाते वक्त हम यहाँ पे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट दिया जाए जो फैक्चुअल केस है। फैक्चुअल केस क्या है? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड आयनिक भी होता है, कोवेलेंट भी होगा, लेकिन जिसमें परसेंटेज जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं कि आयनिक है या कोवेलेंट है। लेकिन दोनों कैरेक्टर होते हैं, कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है एक्सपेरिमेंटली रिपोर्टेड कि जो 100% आयनिक हो या 100% कोवेलेंट हो। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट नो केमिकल बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और आयनिक। ठीक है, ऑल केमिकल बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट, मतलब इन दोनों की फॉर्म होंगे इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो भी बॉन्ड होंगे चाहे कोवेलेंट हो, जिसको आयनिक बोलते हैं, तो आयनिक में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का एक ये एक्सप्रेशन है। 16 इलेक्ट्रॉनिटी चाई माइनस चाई बी प्लस 3.5
चाहे ए माइनस चाहे बी। चाहे ए माइनस चाहे बी का मतलब यहाँ पे अगर ए बी के बीच में बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड है तो यहाँ पे ए बी के बीच में बॉन्ड है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें बता दिया गया कि इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, जिसको हेनाई एंड स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं। तो 16 चाहे माइनस बी, इसकी ईएन वैल्यू, इसकी ईएन वैल्यू लेके इसका डिफरेंस, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं हेनाई एंड स्मिथ इक्वेशन। साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को बताया था कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उससे हम ईएन वैल्यू को यूज करते हुए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं, किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, ये 3.5 है, 35 नहीं है, ठीक है, 3.5 है, तो ये जो है वैल्यू आएगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम वैल्यू निकाल देंगे। तो आगे आगे देखिए, इसी बात को बोला गया है कि जब हम आगे करते हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब एक एक्सप्रेशन ले लिया गया, चलो पहले बताता हूँ। तो जैसे हेनाई स्मिथ इक्वेशन अगर हम लें, की हेल्प से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड में, इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी बॉन्ड में आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों होंगे, लेकिन परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये क्या होगा, 16 माइनस चाहे बी प्लस 3.5 माइनस चाहे बी होल स्क्वायर, ये आएगा। ये एक्सप्रेशन है जहां पे ए और बी एटम है जो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चाहे बताया था ये ईएन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे ईएन भी लिख सकते हैं, और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है। अब अगर हम कहते हैं कि सपोज हम मान लें, इफ वी कंसिडर कोवेलेंट बॉन्ड इज 50% कोवेलेंट, इफ केमिकल बॉन्ड इज, सपोज अगर हमने बोल दिया, if we consider if chemical bond is 50% ionic and 50% कोवेलेंट, तो उस केस में क्या आएगा, जिस एक्सप्रेशन पे रखें तो 40% एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इस केस में क्या, इसकी जगह हम हाफ रख देंगे, इज इक्वल टू, बोलिए 16। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ईएन वैल्यू का डेल्टा डिफरेंस है ना, प्लस 3.5 ईएन वैल्यू का डिफरेंस का स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 3.5, सपोज इसको x मान लो, डिफरेंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लेंगे इसको, अरे 3.5 डेल्टा EN स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा EN, ठीक है, ये आ गई, ये स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस हाफ, ये वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे, माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड मतलब जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी ईएन वैल्यू आएगी कितनी, दैट कम्स आउट 2.1 ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, तो ईएन वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा, 2.13 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 2.1 अपन मान लेते हैं। तो अब हम कहते हैं 2.1 पे ईएन वैल्यू अगर 50% यानी 50% कोवेलेंट है, अगर ग्रेटर देन 2.1 होगा तो क्या होगा, बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर ग्रेटर देन 2.1 होगा, ठीक है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 2.1 होगा तो बॉन्ड प्रीडोमिनेटली आयनिक होगा।
लेस देन दिस वैल्यू होगा तो प्रिडोमिनेटली कोवेलेंट होगा। अगर EN वैल्यू बढ़ेगी, EN वैल्यू डिफरेंस बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी, ये तो वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा दी। अब कहते हैं इफ डेल्टा EN इंक्रीजेस आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड डिक्रीज करेगा। बोलिए, बात समझ में आई? इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है, इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आई थिंक एक मिनट नाइट स्मिथ इक्वेशन को ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे जा देखिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जा देखिएगा, इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हम ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जब देखिएगा तो यहाँ पे जा देखिएगा, मैंने आपको बताया कि ये बात कि आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोस। तो ये एक्सप्रेशन है हेनाइट स्मिथ इक्वेशन, क्योंकि बॉन्ड जो होगा उसमें आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों होंगे। लिखा है एक्सपेरिमेंट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट नो केमिकल बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड 100% कोवेलेंट। अब जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे, या देखिए, तो जब 50% आयनिक या 50% कोवेलेंट है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.135। ये एक्चुअल में मैंने डेसिमल के 1 प्लेस तक दी थी, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो वही लिखी है ना। तो अगर इससे वैल्यू ज्यादा होगी, EN वैल्यू डिफरेंस बढ़ेगा, इसी को दिखा था ना डेल्टा EN, तो इसी को डेल्टा EN लिख सकते हैं। तो डेल्टा EN वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो क्या बोला जाएगा, बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी है लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, आयनिक कैरेक्टर है। डोमिनेटिंग कैरेक्टर किसका है, जैसे NaCl में, NaCl में डोमिनेटिंग कैरेक्टर आयनिक है या कोवेलेंट है, NaCl को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, तो डोमिनेटिंग आयनिक है, ठीक है, क्लियर। और जैसे आपको बोला जाए थोड़ी देर के लिए HCl HI, ठीक है, ये जो भी है, तो इसमें आपका क्या है, डोमिनेटिंग फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों परसेंटेज होंगे, ज्यादा परसेंटेज में जो आएगा वो डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। तो अब इसी बात को वहां पे लिखा गया है कि अगर ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर ये वैल्यू 2.1 से ज्यादा हो गई, हमने एक्सप्रेशन लगाया, तो बॉन्ड का नेचर क्या बोला जाएगा, आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा। अगर इसमें 2.1 से वैल्यू कम आएगी तो इसको आयनिक बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बहुत अच्छा बोले तो प्रीडोमिनेंटली, तो कोवेलेंट आयनिक या बोला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड 100% आयनिक 100% कोवेलेंट होता है। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है, लेकिन डोमिनेटिंग जो होता है इसलिए बोला जाता है, ठीक है ये, ठीक है। ये वैल्यू जो आएंगी वो पॉलिंग स्केल पे आएगी। कौन सी स्केल पे, पॉलिंग स्केल। मैंने आपको बताया जो भी वैल्यू लेते हैं वो पॉलिंग स्केल पे, ठीक है, क्लियर। तो इसी बात को वहां पे फैक्चुअल केस में जैसे H2 मॉलिक्यूल को बोलते हैं, तो थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें भी 2% आयनिक कैरेक्टर है, बताया था अभी। 98% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। HCl में कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, थोड़ा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये 17% आयनिक कैरेक्टर, एक्सपेरिमेंटली 83% कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन अगर हम बोलें तो बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल इज हैविंग 100%। अगर ये बोला जाए H2 मॉलिक्यूल इज हैविंग 100% कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बात सही है, लेकिन थ्योरेटिकली सही है।
Practically it is not correct. तो H2 molecule is having 100% covalent character theoretically सही है, ठीक है, क्योंकि theoretically हम EN वैल्यू का डिफरेंस जीरो मानेंगे, जबकि EN वैल्यू का डिफरेंस theoretically जीरो नहीं होता, कभी EN वैल्यू का डिफरेंस theoretically जीरो नहीं होगा, नेवर, प्रैक्टिकली कभी जीरो नहीं होगा, theoretically में भी जीरो, सेम एटम है तो हम बोलते हैं theoretically it is जीरो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट जीरो, ठीक है, तो ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी भी, आप देख लीजिए। तो जैसे तो एक्चुअल में एक हमारे पास थ्योरेटिकली हम जो सोचते हैं और प्रैक्टिकल वैसा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो थ्योरेटिकली तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे ईएन वैल्यू आपका क्या है, इन दोनों में ईएन वैल्यू डिफरेंस जीरो सोच रहे हैं, ठीक है, बट थ्योरेटिकली इट इज ट्रू, प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, गैसेस में थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसको देखें तो आप एक लाइन में मैं अगर बोलूं तो मैं बोल दूंगा डेल्टा ई एन इज जीरो थ्योरेटिकली, ठीक है, लेकिन डेल्टा ई एन प्रैक्टिकली कभी जीरो नहीं होगा, प्रैक्टिकली अगर हम बोलें चाहे सेम ही एटम क्यों ना हो, ठीक है भाई, डिफरेंट एटम में तो कभी ना थ्योरेटिकली जीरो होगा ना प्रैक्टिकली जीरो होगा, जब सेम एटम आएगा तो थ्योरेटिकली हमें जीरो दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो भी जीरो नहीं होगा। लाइक H2 मॉलिक्यूल मैंने बोला उसमें भी 100% कोवैलेंट कैरेक्टर या 0% आयनिक कैरेक्टर नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज आल्सो हैविंग 2% ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जिसके कारण इसमें लंडर डिस्पर्शन फोर्स होते हैं, और अगर हम इंपॉर्टेंट बोलें तो एलडी फोर्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स, ठीक है, इसीलिए गैस का लिक्विफिकेशन होता है, गैस लिक्विफाई होती है, ठीक है, हाँ, तो ये आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में, ठीक है, तो ये जो वॉन डेर वाल्स फोर्स का ओरिजिनेशन है वो इसीलिए है क्योंकि बॉन्ड कोई भी 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट नहीं है। अगर प्रैक्टिकली बॉन्ड 100% कोवैलेंट होता तो 0% आयनिक कैरेक्टर होता तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाता, गैस आइडियल हो जाती, वहां वॉन डेर वाल्स फोर्स जीरो हो जाते। किसी भी सब्सटेंस में किसी भी स्पीसीज में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होते, इसीलिए गैस हाइड्रोजन गैस का गैस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड स्टेट में लिक्विफाई भी कर सकते हैं, तो अलग अलग फेसेस में डिफरेंट फिजिकल स्टेट में किसी सब्सटेंस को ले सकते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दैट स्पीसीज, ठीक है। आप देखिए ये बात समझ में आई, तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ। पहला एप्लीकेशन क्या हुआ कि अगर हमें ईएन वैल्यू अगर हम इसको देखें तो एक हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान लें, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाली, एक वैल्यू डेल्टा ईएन वैल्यू निकाल दी इस एक्सप्रेशन से, अगर हमने 50% आने का 50% कोवैलेंट ले लिया, अगर इससे वैल्यू, ठीक है, ईएन वैल्यू इस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में अगर ये ज्यादा हो गई तो हमने बोल दिया मोर, ये बॉन्ड क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड हुआ। अगर इससे वो ईएन वैल्यू कम हो गई तो फिर हमने बोल दिया वो बॉन्ड कोवैलेंट हो गया, प्रीडोमिनेंटली आयनिक प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट। 50-50% है तो वो तो आपको इस पे तो हमने निकाला ही था, 50% आयनिक एंड 50% कोवैलेंट। बात समझ में आई इस एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में बताया गया। तो बाय एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन हमने देखा, बाय अप्लाइंग ईएन वैल्यू वी कैन कमेंट ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, तो बाय अप्लाइंग ईएन वैल्यू ऑफ बॉन्डेड एटम वी कैन कमेंट ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड वेदर दैट बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट और प्रीडोमिनेंटली आयनिक, क्योंकि बॉन्ड या तो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट होगा या प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा, या तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, 100% आयनिक 100% कोवैलेंट नहीं होता। तो ये बात पहला एप्लीकेशन सामने आया ईएन वैल्यू का। फिर आगे चलिए दूसरी बात करते हैं, जिसमें दूसरी बात करते हैं
दूसरा एप्लीकेशन ये कहता है कि अगर हमें बिहेवियर ऑफ कंपाउंड इन वाटर, ठीक है, ये हैविंग OH ग्रुप, ठीक है, यहां देखिएगा बिहेवियर ऑफ कंपाउंड इन वाटर हैविंग OH linkage, OH linkage, ठीक है। तो जैसे कोई X, सपोज हमने कहा, मान लीजिए इसको कोई M एलिमेंट है, ठीक है, M, और उसमें OH लिंकेज है। दूसरे में हमने बोला X कोई एलिमेंट है जिसमें OH लिंकेज है। तो M के लिए मैंने बोल दिया कोई मेटल है, सपोज M इज मेटल, ठीक है, और X इज नॉन मेटल। X किसको स्टैंड कर रहा है? नॉन मेटल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन मेटल को। तो अगर इनको हम वाटर में रखेंगे, इन वाटर इसको रखेंगे, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझते हैं? बॉन्ड को वीक करने की पावर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका जितना ज्यादा होगा उसमें रखे हुए सब्सटेंस को उतना ज्यादा वो वीक करेगा। बॉन्ड वीकनिंग होता है 82, ठीक है, राइट। अब जब क्या होता है, इसको वाटर के अंदर जब रखेंगे तो क्या होगा, जो बॉन्ड जितना पोलर होगा, मोर पोलर बॉन्ड, मोर पोलर bond gets more weak in polar solvent. More polar bond gets more weak in polar solvent like water, ठीक है। तो यहां ऊपर लिखा ना इन वाटर, इन वाटर लिखा ना, तो सॉल्वेंट हमने क्या लिया? वाटर लिया। तो मोर पोलर बॉन्ड गेट्स मोर वीक इन पोलर सॉल्वेंट with high dielectric constant, with, तो more polar bond gets more weak in polar solvent with more dielectric constant, electric constant। dielectric constant जो होता है उसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इज इक्वल टू 82 के आसपास होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो एप्सिलॉन मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है। तो जैसे आपने, ठीक है, 82 के आसपास होता है। तो जब यहाँ पे अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, पोलरिटी निकालेंगे। पोलरिटी कैसे निकालेंगे? मोर पोलर बॉन्ड, तो इसमें दो बॉन्ड है, तो इसका क्या करेंगे, चाई M O माइनस चाई M, ठीक है, एक ये बॉन्ड हुआ, इसका डिफरेंस लेंगे चाई O माइनस चाई H, तो यही तो दो बॉन्ड हुए, ठीक है। अब क्या होगा, मेटल, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। मेटल और नॉन मेटल में किसकी ईएन वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? मेटल और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल में ईएन वैल्यू मेटल की कम होगी, नॉन मेटल की ज्यादा होगी। डिफरेंस कहां पे ज्यादा आएगा? ऑक्सीजन मेटल में या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में? डिफरेंस, ऑक्सीजन तो दोनों में कॉमन है, ऑक्सीजन मेटल या ऑक्सीजन हाइड्रोजन? ऑक्सीजन मेटल में डिफरेंस ज्यादा आएगा क्योंकि मेटल की ईएन वैल्यू नॉन मेटल से कम होगी। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है ना, तो ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन हुआ? ईएन वैल्यू इसकी ज्यादा आएगी, तो ज्यादा पोलर बॉन्ड ये हुआ, ये बॉन्ड हुआ, तो यहां से बॉन्ड वीकनिंग होगी, तो ये क्या होगा, OH आयन रिलीज करेगा वाटर में। दैट्स व्हाई इट इज बेस इन वाटर। क्या बोलते हैं? बेस इन वाटर। ये समझ में आई बात? वाटर में बेस क्यों होता है? लाइक NaOH, KOH, ठीक है, आर्हीनियस बेस होता है ना इन वाटर, NaOH, KOH एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें अगर देखें MO माइनस XM, M नहीं X, ठीक है, X नहीं, चाय XO, इसमें चाय OO चाय X, और इसमें चाय O माइनस चाय H। जब बताइए कौन ज्यादा होगा? ये नॉन मेटल है
तो एक्स की तीनों नॉन मेटल हो गए, ये तो मेटल था। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नॉन मेटल में, है ना। तो एक्स और हाइड्रोजन में ईएन वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, एक्स और हाइड्रोजन में, कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होगा। तो डिफरेंस किस पे ज्यादा होगा, OH पे। तो ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा हुआ। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, H+ निकलेगा, ये क्या होगा, एसिड इन वाटर। तो एसिड इन वाटर को क्या बोलते हैं, आर्हीनियस एसिड, आर्हीनियस बेस। ये पढ़ा होगा, जो वाटर में OH आयन देते हैं वो आर्हीनियस बेस होते हैं, जो वाटर में H+ देते हैं सब्सटेंस वो एसिड होते हैं। पढ़ा है 10th क्लास में। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। जैसे इसका एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल जैसे NaOH बेस पढ़ते हैं, वाटर में क्या देता है, OH आयन, मेटल, मेटल यहाँ लिखा हुआ है KOH, के मेटल, OH लिंकेज है, OH आयन देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। ये सारे एग्जांपल इसके हैं। इसके एग्जांपल को अगर हम देखें तो जैसे HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो जितने भी केस देखे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो इसमें तीनों H, N और O ऑल नॉन मेटल, ये वाला केस है सारे नॉन मेटल। HNO सारे नॉन मेटल, H सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल, H सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये सारे एसिड हैं। इनको क्या बोलते हैं, आर्हीनियस एसिड, आर्हीनियस एसिड। इनको क्या बोलते हैं, आर्हीनियस बेस। इसमें क्या हुआ, दो तो नॉन मेटल हैं, एक मेटल है, ये मेटल है ना, ये मेटल है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ कंपाउंड, अब देख पढ़िए, बिहेवियर ऑफ कंपाउंड इन वाटर हैविंग OH लिंकेज। तो OH लिंकेज से कभी एज ए OH ग्रुप निकलेगा पूरा, या फिर कभी OH ग्रुप पूरा ना निकल के H+ निकलेगा। कब एज ए H+ निकलेगा वाटर में, कब एज ए OH-9 निकलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन EN वैल्यू ऑफ बॉन्डेड एटम। तो EN वैल्यू ऑफ बॉन्डेड एटम से हम निकाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, जिसका ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर होगा। और मोर पोलर बॉन्ड गेट्स मोर वीक इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई। इसी बात को जरा देखिए, वहां पे लिखा गया है जो मैंने बताया आपको, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है। तो बिहेवियर ऑफ कंपाउंड इन वाटर हैविंग OH लिंकेज लिखा है। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। आर्हीनियस बेस इन वाटर लिखा है, आर्हीनियस बेस इन वाटर। मेटल के केस में जा देखिए, ये वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, या देखिए ये वैल्यू बड़ा कर दिया मैंने। तो जहां पे देखिए ये मेटल है, तो CHO एन H, CHO एंड CHH और CHO एंड CHM में किसका M की EN वैल्यू कम होगी, तो इसका डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होगा, बॉन्ड वीकनिंग यहां से होगी, क्योंकि दिस बॉन्ड इज मोर पोलर, वीक फ्रॉम हेयर टू रिलीज OH- आयन। लिखा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतना समझ लीजिए कि बॉन्ड को वीक करने की पावर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऐसा समझ लीजिए, बॉन्ड को जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, नमक वाटर में डिसॉल्व होता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा है, उसको वीक कर देता है, उसके आयनिक बॉन्ड को डिसॉल्व कर लेता है। तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इसका मीनिंग ये समझिए, बॉन्ड को वीक करने की पावर उस सॉल्वेंट में ज्यादा होगी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। इसीलिए वाटर को बेस्ट सॉल्वेंट बोला जाता है। बेस्ट सॉल्वेंट इसीलिए बोला जाता है, उसको बॉन्ड को, उसके अंदर सॉल्यूट जो भी आप डालोगे, उस सॉल्यूट के अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्ड होगा, उसको वीक करने की प्रॉपर्टी वाटर में सबसे ज्यादा है, ड्यू टू इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर के अंदर जब हम इस एसिड, इस सब्सटेंस को रखेंगे, तो इस सब्सटेंस में कई अट्रैक्शन होंगे। उस अट्रैक्शन में जो सबसे वीकर अट्रैक्शन बनेगा, वो अट्रैक्शन बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा होगा।
ठीक है। तो अब वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, जिस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा, ज्यादा कोवेलेंट होगा। जिसमें ईएन वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा आयनिक होगा, ज्यादा आयनिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका वो वीकनिंग वहीं से हो जाएगी पोलर। हाँ, आयनिक बॉन्ड वाटर में सॉल्युबल होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ईएन इलेक्ट्रॉन डिफरेंस निकाला, बॉन्ड का नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हमें पता चलेगा ये बॉन्ड ज्यादा आयनिक है, ये कम आयनिक है, क्योंकि इसमें इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कम है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब जब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड आयनिक हुआ, तो आयनिक वाला यहीं से आयोनाइज हो जाएगा। तो क्या होगा, वीक फ्रॉम हेयर टू रिलीज OH माइनस आयन, आरएनएस बेस इन वाटर, लिखा है। अब दूसरी बात, एक्स ले लिया, एक्स इज अ नॉन मेटल। जब नॉन मेटल, तीनों नॉन मेटल हो गए तो हाइड्रोजन आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नॉन मेटल के साथ कंपेयर करोगे तो OH बॉन्ड का, OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो वहां पे चाई O माइनस चाई H इज ग्रेटर देन चाई O माइनस चाई X, X लिखा है, ठीक है, इट इज X। ये X होगा, ठीक है ये। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें देखेंगे तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, पोलर मतलब ज्यादा आयनिक हुआ, जो ज्यादा आयनिक होगा वहीं से आयोनाइज हुआ, आयोनाइज हुआ तो ये क्या देगा, एज ए H प्लस देगा। तो ये एज ए OH माइनस, तो जब H प्लस देगा, जो सब्सटेंस वाटर के अंदर OH माइनस देंगे वो बेस होंगे, जो H प्लस देंगे वो एसिड होंगे। तो लिखा है ब्रेक्स हेयर, ब्रेक्स फ्रॉम हेयर टू रिलीज H प्लस आयन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले के केस में NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रक्चर बनाए गए। स्ट्रक्चर अभी आप में देखिए, केवल एसिड को देखिए, ठीक है। ये बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एसिड ये H प्लस देंगे, ठीक है। ये इसमें बॉन्ड कैसे बनाए जाते हैं, ये जो है बॉन्डिंग से निकाला गया है, वो दिखाया गया है। इसमें OH लिंकेज होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रस एसिड में, ठीक है। केवल आप OH लिंकेज दिखाया गया है वो देख लीजिए, यहाँ H प्लस ऐसे निकलेगा। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखाया गया है कि इसमें कैसे OH लिंकेज है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, यहीं पे आप H2SO4 भी ले सकते हैं इसमें, और आप H2SO3 भी ऐड कर लीजिए। ये सारे ऑक्सी एसिड हैं। ऑक्सी एसिड उन्हें एसिड बोलते हैं, ऑक्सी एसिड वे एसिड होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है, लिखा है एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन। जिस सब्सटेंस में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। तो HNO3, HNO2, इसमें देखो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो जैसे HCl एसिड है लेकिन ऑक्सी एसिड नहीं है, HBr एसिड है लेकिन ऑक्सी एसिड नहीं है, ये हाइड्रा एसिड है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन यहाँ मिसिंग है। लेकिन HClO लिख दें तो ये ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड जिसमें एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होना तो जरूरी है क्योंकि एसिड क्या करते हैं, H प्लस देते हैं। तो वहां पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो तो उसे ऑक्सी एसिड बोलते हैं। HCl एसिड है लेकिन ऑक्सी एसिड नहीं है, HBr एसिड है लेकिन ऑक्सी एसिड नहीं है, लेकिन H2SO4 इज ऑक्सी एसिड, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सी एसिड, 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 OH ग्रुप 1 OH लिंकेज होगा। 1 OH लिंकेज के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो वो OH लिंकेज बनाएगा, उस OH लिंकेज में एसिड के केस में वो H प्लस निकालेगा व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये दूसरा एप्लीकेशन मैंने बताया। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोनिटी कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही हम EN वैल्यू अगर हमें मालूम है तो बॉन्ड के नेचर पे कमेंट कर देंगे, और उससे हम लिंकेज पे कमेंट कर देंगे कि कौन सा बॉन्ड वीकर होगा और वहां एसिड होगा या बेस होगा। तो बाय अप्लाइंग EN वैल्यू वी कैन कमेंट ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड, by which we can comment on the nature of compound also, that whether that compound act as base or acid, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे बोलते हैं, एक पॉइंट यहां पे लिखा है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे लिखा है, मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स मोर वीकर इन पोलर सॉल्वेंट, लिखा है ना। मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, गेट्स मोर वीकर इन पोलर सॉल्वेंट।
ठीक है, विद इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो बॉन्ड वीकनिंग ज्यादा होगी, इसीलिए बोलते हैं HCl एसिड कब होता है, जब वाटर में इसको रखते हैं। वैसे तो एयर वाटर के बाहर हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, वाटर के अंदर HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जब इसको वाटर के अंदर रखेंगे, व्हेन HCl वेपर इज पास्ड, ठीक है, देन क्या होगा, Cl is, and when HCl vapors, because HCl vapors when dissolved in water gets ionized and behaves as a hydrochloric acid and give out H plus ion, तो ये H plus ion देता है, ठीक है। तो ये H plus ion कैसे दे रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इन वाटर, इन वाटर। तो कैसे होता है, जैसे HCl है वैसे तो है नहीं, जब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अभी बॉन्ड वीकनिंग कब होगी, इसको हमने क्या किया, वाटर के अंदर रख दिया। जब वाटर के अंदर रख दिया तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वाटर का, वो क्या करेगा, इस पे एक्सर्ट करेगा, इसमें H प्लस निकाल देगा। तो HCl इज नॉट एसिड विद आउटसाइड वाटर, इट इज एसिड इनसाइड वाटर, ठीक है। अंडर वाटर इट इज एसिड, वाटर के बाहर इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, नॉट एसिड इन वाटर, क्योंकि वाटर ही का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बॉन्ड को वीक करके H प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है। ड्राई HCl इज नॉट एसिड, राइट, ड्राई HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। उसी बात को आगे दिखाया गया है, ठीक है, उसी बात को आगे दिखाया गया है। जब आप देखें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ मैंने कंपैरिजन करके वहां पे दिखाया है कि ये देखिए रिडक्शन इन बॉन्ड एंगल, ठीक है, रिडक्शन इन बॉन्ड एंगल, रिडक्शन मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ में रिडक्शन, कब, इन डिफरेंट पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में रिडक्शन, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिडक्शन किस में ज्यादा होगा, जिसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज्यादा होगी। 82 लिखा है, ये 82 वैल्यू लिखिए ना, देखो। तो ये क्या है, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग इंक्रीज बॉन्ड वीकनिंग पावर, बॉन्ड वीकनिंग पावर को हमने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो मैंने लिख भी दिया है, बॉन्ड वीकनिंग पावर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग इज अ बॉन्ड वीकनिंग पावर। तो बॉन्ड वीकनिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो वाटर में डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, अल्कोहल में तो कम होगा। तो अगर हम किसी जैसे NaCl ले लें, तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, साल्ट समझते हैं, साल्ट वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है, सिकंजी बना बना के पीते हैं। तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, डिसॉल्व क्यों जाता है वाटर में, तो वाटर में उसका डिसोल्यूशन ज्यादा है क्योंकि उसकी बॉन्ड वीकनिंग पावर ज्यादा है। वाटर की बॉन्ड वीकनिंग पावर क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है 82। तो वही NaCl को अगर हम इसमें रखेंगे तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, अगर हम इसको NaCl को इसमें रखेंगे कम डिसॉल्व होगा। और एयर में तो NaCl आप तो मालूम ही है कि सॉलिड रहता है, क्रिस्टलाइन होता है। नमक को आपने देखा होगा, एयर में क्या है, मोस्ट स्टेबल इन एयर। तो वही आपका NaCl एयर में ज्यादा स्टेबल है, अल्कोहल में कम डिसॉल्व होगा और वाटर में पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व तभी होगा, ये किस पे बात डिपेंड करेगी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बढ़ा देंगे, ठीक है, तो बॉन्ड वीकनिंग जो है ज्यादा हो जाएगी। इसको आपने पढ़ा होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं नहीं जानते हैं, तो वही तो है NaCl में क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ याद आया? देखो ये मैंने दिखाया, अब देखो इसमें ये NaCl है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, ये देखो दिखाया मैंने आयनिक बॉन्ड, ये देखो ये आयनिक बॉन्ड दिखाया NaCl में, ये है Na प्लस Cl माइनस। अब आयनिक बॉन्ड, इसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही तो बताया गया है, चार्ज ऑन कैटायन चार्ज ऑन एनायन अपॉन उनके बीच के इंटरनल डिस्टेंस इज
प्रोपोर्शनल साइन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, F को अगर हम इक्वल साइन से रिप्लेस करें तो इसकी जगह 1/4 पाई आ जाएगा Q1 Q2। ये पाई जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट तो एयर में होता है, अभी हमने मीडियम फिक्स नहीं किया है। अब देखो, तो अब हमने जब ये एप्सिलॉन अगर एयर ले लेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कि उसकी एप्सिलॉन वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर हम अल्कोहल ले लेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम वहां वाटर 82 ले लेंगे और भी वीकर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं NaCl वाटर में पूरा डिसॉल्व हो जाता है, डिनोमिनेटर में है। तो जैसे जैसे अब देखो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये F। एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। दूसरा इंटरमीडिएट डिस्टेंस, जितनी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, या चार्ज जितना कम होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज साइज एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये NaCl का क्रिस्टल को दिखाने की कोशिश की है, जरा सा देखिए कैसे NaCl डिसॉल्व हो जाता है। होता क्या है कि NaCl जो है ये आपका क्लोराइड आयन होते हैं, ये ऐसे तो इसमें ये क्लोराइड आयन होगा, ये यहाँ पे क्लोराइड आयन होगा, इसके सराउंडिंग में ऐसे Na+ होंगे। तो हर क्लोराइड आयन कितने सराउंडिंग में, 4 सोडियम कैटायन से सराउंड होगा, और एक इसके ऊपर होगा, इसके पीछे होगा, तो 4 इंटरेक्शन तो आपको, ठीक है। और 2 इन 3D ओरिएंटेशन, 2D में यहाँ पे 4 इंटरेक्शन होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4, एक इसके ऊपर आएगा, इसके पीछे आएगा, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जा देखिए, इसको नहीं समझ में आया तो जा देखिए ऐसे। चलो देखो, जैसे NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की बात करें, NaCl क्रिस्टल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे NaCl की बात करें तो एनायन का साइज बड़ा होगा, बोलिए, ठीक है, एनायन का साइज बड़ा होगा। तो इस पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोराइड आयन डाल दिए, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये पैकिंग होगी क्रिस्टल में, ठीक है। अब इसके बीच में जो वॉइड है, इनमें क्या होगा, सोडियम कैटायन होगा, ये सोडियम कैटायन होगा, यहाँ पे कैटायन का साइज छोटा होगा, ये वॉइड में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैटायन, कैटायन मतलब मैंने प्लस डाल दिया, ये कैटायन होगा। तो हर क्लोराइड आयन कितने सराउंड है, 4 सोडियम कैटायन, और ये 2D है, और 3D लोगे तो एक इसके ऊपर आएगा, इसके पीछे आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर सराउंडिंग आयन, ठीक है, सराउंडेड अपोजिट आयन, तो 6 आएगा, नहीं आएगा। each chloride ion in NaCl is surrounded by 6 सोडियम कैटायन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, 6 आया। Similarly, each Na+ cation is surrounded by 6 क्लोराइड आयन, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 ही आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर एक क्लोराइड आयन का है, ऐसे सोडियम कैटायन का भी आएगा, ठीक है। बात समझ आई। अब या देखो, इसको वाटर में रख दें, इसको, इस क्रिस्टल को हमने वाटर में रख दिया, ये क्रिस्टल था, इसको हमने वाटर में रख दिया, एक कंटेनर में दिखा दिया ऐसे। अब वाटर में जैसे रखेंगे तो क्या होगा, वाटर को फिलअप कर दिया, क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल दिया, क्या हो जाएगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं है, जैसे ये Na+, ये आयनिक इंटरेक्शन होंगे ना,
चार इंटरेक्शन ये है, चार तो मैं दिखा रहा हूँ, एक ऊपर 3D में 3D व्यू होगा, ये चार तो दिख सकते हैं क्लोराइड आयन के बीच में ये इंटरेक्शन, कैटायन एनायन इंटरेक्शन, इसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो इसी को हम बोल सकते हैं, ये वैसे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड, ये जैसे मैंने डार्क करके दिखाए चार इंटरेक्शन दिख रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हुआ, आयनिक इंटरेक्शन होगा कैटायन आयन के बीच में, इसी को कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। एक मोल में कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टोटल एग्रीगेट वैल्यू क्या बोलते हैं, वही लैटिस एनर्जी होती है। एक मोल सब्सटेंस के लिए जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कूलाम्बिक, उसको लैटिस एनर्जी बोल देते हैं, इंडिविजुअल को कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू Na प्लस क्यू प्लस आएगा इंटू क्यू क्लोराइड आयन अपॉन रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस ऑफ रेडियस कैटायन, यही तो आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर हुआ, तो अब सबसे पहले देखो क्या हुआ, जैसे ही आपका ये क्या हुआ 82 टाइम से क्या हुआ, वीकर हुआ, ये 82 टाइम से वीकर हुआ नहीं हुआ, 82 टाइम से जब वीकर हुआ तो क्या होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गए, वीक पड़ गए नहीं पड़ गए, और वीकनिंग के कारण ये क्या हो जाएगा, ऊपर की लेयर हट जाएगी, फिर ऐसे लेयर हट जाएगी, फिर ऐसे लेयर हटेगी, धीरे धीरे करके ये हाइड्रेटेड कैटायन एनायन बना लेंगे। हाइड्रेटेड बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी वाला, तो जब फ्री हो जाएंगे तो वही हाइड्रेटेड कैटायन आयन बन जाएंगे, और NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर लाइक दिस। फिर हम बोलते हैं NaCl, ये क्रिस्टल होगा जो सॉलिड था, इसको हमने वाटर में रखा तो इसके लैटिस ब्रेक हो गई, क्यों, क्योंकि बॉन्ड वीकनिंग हो गई, वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, तो वहां पे NaAQ लिखते थे, AQ का मतलब समझ गए होगे, और ये AQ मतलब हाइड्रेटेड कैटायन आयन बन जाएंगे, एक्वस। कुछ बात समझ में आई, बोलिए, हाँ क्लियर। तो NaCl का डिसोल्यूशन समझ में आया। तो किसी भी कंपाउंड के डिसोल्यूशन के लिए दो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरी लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए आगे बात करता हूं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चलो इसको ऊपर रख लेते हैं, तो आई थिंक एक मिनट, ठीक है। अब देखिए इसी बात को मैं वहां पे, इसी बात को मैंने वहां पे दिखाया था। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड दिखाया गया, कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, आगे देखिए, ये इस बात को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो इसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये थोड़ा यहाँ पे आएगा, इसको F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके दिखाया गया, इक्वलिटी साइन को प्रॉपर्टी साइन से चेंज किया गया, और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया गया, तो केवल ये कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया गया। अब दिखाया गया हाउ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताया गया, ये यहाँ पे देखिए 4 इंटरेक्शन लिखे गए, ये 4 इंटरेक्शन, ठीक है, प्लस 2 इंटरेक्शन इन 3D, मतलब 4 इंटरेक्शन 2D में आएंगे, और एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर और एक इसके बैक साइड में परपेंडिकुलर, टोटल 6 इंटरेक्शन आएंगे, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला गया। इसको वाटर में रख के दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, वीक हुआ, और वीक होने के कारण ये डिसॉल्व हुआ। इसी बात को वहां पे देखिए लिखा गया है किसी टर्म में कि देखो, अब देखिए जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ,
तो लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा, लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है और ये रिलीज एनर्जी है, तो कोई भी केमिकल चेंज कब ज्यादा होगा? जब रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी। तो नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल बोल देते हैं ना। तो अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी, तो इनसॉल्युबल रहेगा। अगर सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, कंडीशन फॉर डिसोल्यूशन यही होता है। ठीक है, कंडीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट इन वाटर। तो इसी बात को बोला गया, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। और ये तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी हो गई? तो कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी हम आयनिक सॉल्ट को ब्रेक, 1 मोल जो कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं? कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया? उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर समझते हो? तो एक अट्रैक्शन को कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 1 मोल का अट्रैक्शन आ गया। और 1 मोल का अट्रैक्शन को टोटल एग्रीगेट वैल्यू जो आई उसको क्या बोला? लैटिस एनर्जी। वहां कोई NaCl में एक अट्रैक्शन थोड़ी होंगे, NaCl में एक सिंगल अट्रैक्शन होगा क्या? मल्टीपल अट्रैक्शंस आर देयर। उन मल्टीपल अट्रैक्शन में टोटल जितने अट्रैक्शन आएंगे उसके 1 मोल अट्रैक्शन को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब लैटिस एनर्जी अगर हमें वही तो ब्रेक करनी है, तो कंडीशन फॉर डिसोल्यूशन क्या हुई? इफ लैटिस एनर्जी, 1 मोल की एनर्जी, लैटिस एनर्जी इन वाटर, ठीक है, ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मैंने बताया था कौन सी एनर्जी होती है? जब कैटायन आयन का हाइड्रेशन होगा। ठीक है, if lattice energy is greater than hydration, then ionic salt is then given ionic salt is water insoluble। insoluble समझते हैं, not soluble, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी उसको इनसॉल्युबल, डिसॉल्व नहीं होगा। ये पहला केस। दूसरा, इफ लैटिस एनर्जी, 1 मोल की एनर्जी इन वाटर जो हमने रखी है, इट इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी वो होगी जब कैटायन आयन हाइड्रेटेड होंगे, क्योंकि जब कैटायन आयन वाटर के साथ एसोसिएट होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब देन क्या होगा? देन गिवन कंपाउंड या आयनिक सॉल्ट इज वाटर सॉल्युबल। ये कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। किसी केमिकल चेंज में बताया था डेल्टा HF नेगेटिव होना चाहिए, तो HF नेगेटिव कब होगा? किसी केमिकल चेंज का नेट चेंज जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर? तो इसी बात को वहां पे बताया गया है, व्हाई NaCl इज वाटर सॉल्युबल। तो व्हाई NaCl इज वाटर सॉल्युबल? बिकॉज इन दिस केस लैटिस एनर्जी वुड बी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl। ठीक है, जा देखिए, तो ये NaCl का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर दिखा दिया। ठीक है, ये वाला, ये NaCl का मैंने वाटर में दिखाया। अब उसकी कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर डिसोल्यूशन इन आयनिक सॉल्ट। पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी देन इट इज नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल। ठीक है, और अगर लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी देन सॉल्ट इज सॉल्युबल। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे डिसोल्यूशन होता है। ये देखो, सबसे पहले NaCl सॉलिड है, इसको वाटर में रखोगे तो ये क्या हुआ? तो सबसे पहले क्या होगा? ये आपका कैटायन आयन में ब्रेक होगा, लेकिन ये गैसेस कैटायन आयन आएंगे और फिर इनका वाटर के साथ हाइड्रेटेड एक्वेटेड कैटायन आयन आ जाएंगे। हाँ,
तो सबसे पहले NaCl किस में ब्रेक होगा? गैसियस कैटायन आयन। गैसियस कैटायन आयन में ब्रेक होने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज नेम्ड एज लैटिस एनर्जी। और उसके बाद फिर एक्वेटेड कैटायन आयन वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर ये हाइड्रेशन एनर्जी आएगी। इसी बात को वहां पे मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में बताया है। लैटिस एनर्जी इज व्हाट? 1 मोल की एनर्जी। ठीक है, या देखो, अब देखो, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी यहाँ पे क्या लिखा है? Le, मतलब पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है ना। और हाइड्रेशन एनर्जी को निगेटिव साइन के साथ बोला। ये कैटायन की एनर्जी या एनायन की एनर्जी? कैटायन की एनर्जी एनायन से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कैटायन की एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एनायन से ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी किसके डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी कैटायन एनायन में? कैटायन और एनायन में चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? कैटायन की। तो हाइड्रेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो H1 एंड H2 ये कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी और एनायन की एनर्जी, ये नेट एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। इसी को हमने आगे एक्सप्लेन किया है, जा देखिएगा। ठीक है, इसको जो हमने आगे एक्सप्लेन किया है वो आप देखिए, ये लैटिस एनर्जी का केस है। ठीक है, अब आप देखिए जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। लैटिस एनर्जी, अब डेफिनेशन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन पढ़िए। अमाउंट ऑफ एनर्जी, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल सॉलिड। 1 मोल सॉलिड बताया था, एक नहीं, 1 मोल सॉलिड। 1 मोल सॉलिड में जितने इंटरेक्शन होंगे आयनिक लैटिस into gaseous cation and anion is called lattice energy and vice versa। vice versa मतलब NaCl को ब्रेक करने में गैसियस कैटायन आयन में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो लैटिस एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब यहाँ पे इन या गैसियस कैटायन आयन के कॉम्बिनेशन से 1 मोल NaCl, उल्टी बात करते हैं, वाइस वर्सा मतलब उल्टी बात करते हैं। तो गैसियस कैटायन आयन को में ब्रेक करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और गैसियस कैटायन आयन के कॉम्बिनेशन से NaCl बनेगा तो एनर्जी मिलेगी। तो लैटिस एनर्जी में साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जब अट्रैक्शन ब्रेक होंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होंगे तो ब्रेक करने में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे अट्रैक्शन की ब्रेकिंग हो रही है और Na प्लस और Cl माइनस ये अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं। जब अट्रैक्शन डेवलप होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब अट्रैक्शन ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो जब 1 मोल NaCl सॉलिड को ब्रेक करते हैं गैसियस कैटायन आयन में तो एनर्जी देनी पड़ेगी, या 1 मोल NaCl फॉर्मेशन में जो अट्रैक्शन डेवलप होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड एक होगा लेकिन साइन में अपोजिट होंगे। यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो जितनी अमाउंट की एनर्जी 1 मोल को ब्रेक करने में देनी पड़ेगी उतनी अमाउंट की एनर्जी हमें मिलेगी। हेंस लैटिस एनर्जी में भी विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। लैटिस एनर्जी का भी हमने बताया था क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स और एनर्जी में एक डिफरेंस है, स्क्वायर कूलम्बिक में हम क्या लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एनर्जी इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ये कांस्टेंट है। तो 3 फैक्टर पे तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? जिस पे चार्ज ज्यादा होगा। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर कौन सा है? पहला फैक्टर कौन सा है? चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन पे चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी? डिनोमिनेटर में है चार्ज या न्यूमरेटर में है? लैटिस एनर्जी के एक्सप्रेशन में बढ़ेगी ना। ठीक है, कैटायन पे तो अब देखो लैटिस एनर्जी एक्सप्रेशन को अगर आप देखते हो तो उससे पता चल जाएगा। ऊपर देखो ये लिखा है ना, तो कौन से फैक्टर पे बात आएगी? चार्ज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। पैकिंग, कैटायन की पैकिंग बताई थी ना NaCl में। पैकिंग का मतलब जैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था कि हर क्लोराइड आयन आपका क्या है 6 सोडियम कैटायन से सराउंड है, बताया था ना। और हर जो है
सोडियम कटायन 6 क्लोराइड आयन से सराउंड है, हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम कटायन से सराउंड है। इसको पैकिंग बोलते हैं, किस तरह कटायन आयन पैक है। लेकिन ये थ्योरेटिकली आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये फैक्चुअल बेस होता है, तो मैंने वहां लिख दिया है थ्योरेटिकली नॉट डिफाइंड, फैक्ट बेस होता है ये। तो ये हमें थ्योरेटिकली नहीं पता होगा, हमारा कंपैरिजन केवल इन्हीं दो से होगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि हम थ्योरेटिकली बात पढ़ते हैं और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब अगर हम लैटिस एनर्जी को कंपेयर करें, जब बताइए NaF MgF2 AlF3 में लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कंपेयर करिए। सोडियम कटायन पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन सोडियम कटायन पे 1, फ्लोराइड आयन पे कितना चार्ज है 1, मैग्नीशियम कटायन पे कितना चार्ज होगा 2, होगा नहीं होगा, और फ्लोराइड आयन पे 1, एल्युमिनियम कटायन पे 3 यूनिट चार्ज, एक फ्लोराइड आयन पे 1। अब देखो प्रोडक्ट किसमें ज्यादा हुआ, तो एल्युमिनियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी देन मैग्नीशियम फ्लोराइड, दैट विल ग्रेटर देन NaF। ठीक है। अरे कटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज तो वैसे ही छोटा हो गया, साइज तो देखने की जरूरत ही नहीं है। कटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज वैसे ही छोटा होगा, कटायन का साइज छोटा हुआ तो लैटिस एनर्जी वैसे ही बढ़ गई। ठीक है, कटायन का साइज अगर हम बढ़ा दे, कम कर दें तो लैटिस एनर्जी वैसे बढ़ जाएगी। तो साइज को क्या, वो तो ऑटोमेटिक उसी में आ रहा है। ठीक है। दूसरा केस अगर आपको लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना है, यहाँ पे देखिए फिर लैटिस एनर्जी LiF, लिथियम पे कितना चार्ज है 1, फ्लोरीन पे कितना चार्ज है, फ्लोराइड आयन पे 1, लिथियम कटायन पे चार्ज 1, ऑक्साइड आयन पे कितना चार्ज 2, लिथियम कटायन पे कितना चार्ज 1, नाइट्राइड आयन पे चार्ज 3। तो प्रोडक्ट इसमें ज्यादा है, देखो यही वैल्यू लिखी है लैटिस एनर्जी वैल्यू, ये आंसर है। तो वहां पे एस चार्ज इंक्रीजेस, चाहे कैटायन पे, यहाँ पे कैटायन पे चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे एनायन पे चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे एनायन पे चार्ज बढ़ा दिया ना, नाइट्राइड 3- आयन या ऑक्साइड आयन, यहाँ पे फ्लोराइड आयन, तो देखो चार्ज बढ़ गया, लैटिस एनर्जी बढ़ गई। यहाँ पे कैटायन पे चार्ज बढ़ा, एल्युमिनियम 3+ कैटायन, मैग्नीशियम 2+ कैटायन एंड Na+ कैटायन, चार्ज बढ़ गया, लैटिस एनर्जी बढ़ गई। यहाँ फ्लोराइड आयन कॉमन है, यहाँ पे लिथियम कैटायन कॉमन है। क्लियर। एनायन तो कॉमन ही है, उससे क्या हुआ, कॉमन चीज तो उस पर कोई इफेक्ट थोड़ी डालेगी। ठीक है। और लास्ट वन इसमें देखिए लैटिस एनर्जी की बात, इसमें अब आप आइए साइज के बारे में। ये तो चार्ज की बात की थी, चार्ज इस पे कैटायन पे चार्ज बढ़ रहा है, ये पहला केस हमने लिया, कैटायन पे चार्ज बढ़ रहा है, एनायन कांस्टेंट है। दूसरा केस एनायन पे चार्ज बढ़ रहा है, कैटायन कांस्टेंट है। अब कैटायन आयन पे चार्ज कांस्टेंट है, देखो 1:1, KF KCl KBr KI सभी पे चार्ज कांस्टेंट हुआ। अब बात किस पे जाएगी, साइज पे। साइज किसका ज्यादा है, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। ठीक है, किस पे ज्यादा है साइज, जिसका साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम होगी। क्लियर है, साइज ऑफ आयन। तो देखो वही लिखा है, KF KCl KBr KI में इंटर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किस में ज्यादा है, KI में। तो ये आंसर देखो वही है, साइज के बेसिस पे। चौथा वाला केस, यहाँ पे एनायन का साइज वेरी कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, कैटायन का साइज वेरी करा दिया। LiF में लिथियम पे चार्ज कितना है 1, फ्लोराइड पे चार्ज 1, NaF में सोडियम पे चार्ज 1, फ्लोराइड आयन पे चार्ज 1, KF पोटेशियम पे चार्ज 1, फ्लोराइड आयन पे चार्ज 1, RB में चार्ज 1, इस पे भी सीजियम फ्लोराइड में भी चार्ज 1 यूनिट का है। ठीक है। अब क्या हुआ, फ्लोराइड आयन भी कॉमन है, लेकिन कैटायन का साइज वेरी कर रहा है। लिथियम कैटायन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, रुबिडियम कैटायन, सीजियम कैटायन में साइज का ऑर्डर क्या है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम होगी, तो लैटिस एनर्जी का ये ऑर्डर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई। लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन, ये चार्ज का बेसिस पहला, ये दूसरा चार्ज ऑन एनायन, ये चार्ज ऑन कैटायन, ये साइज ऑफ कैटायन, ये साइज ऑफ एनायन तीसरा। तो साइज एंड चार्ज के बेसिस बता दिया। ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखना है, Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 होता है ना प्रोडक्ट,
कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट में लेते हैं ना, ठीक है, बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए, तो और मैंने होमवर्क दे दिया आपको, क्या दिया होमवर्क? होमवर्क मैंने क्या दिया आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शीट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉब्लम करना, ऑल प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक्सरसाइज शीट में एक्सरसाइज 1, ऑल क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शीट से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, क्लियर, ओके, ओके बाय।